वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इजरायली फोर्स की सिक्योरिटी में जुनूनी यहूदी आबादकारों ने फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर की बेहुरमती। एक तुर्क लड़की को मस्जिद अक्सा से किया गया गिरफ्तार। रूस के साबिक सदर ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का जाहिर किया अंदेश। एलोन मस्क के नए अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जीत का जाहिर किया इम्कान। ईरान में हिजाब की मुखालिफत करने वालों पर क्रैकडाउन जारी। दो मारूफ अदाकाराओं के खिलाफ आयद की गई फर्द जुर्म मिल सकती है कैद या जुर्माने की सजा। कर्नाटक में प्रियंका गांधी का खिताब, कहा रियासत के इख्तिदार पर होगा कांग्रेस का कब्जा। कर्नाटक की आवाम जानती है कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगा अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम। शरद पवार ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि केजरीवाल एक ईमानदार सीएम है। और पुलवामा हमला, अडानी स्कैम जैसे बड़े और संगीन मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। इस्राएली पुलिस ने जुनूनी यहूदी आबादकारों के छापे के दौरान मस्जिद अक्सा में मौजूद तुर्किया के खातून शहरी ओज़केजान मतलू को हिरासत में ले लिया है। जुनूनी यहूदी आबादकारों ने इस्राएली पुलिस की हिफाजत में मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स में मस्जिद अक्सा पर अलग-सवा धावा बोल दिया था। ज़रा के मुताबिक तुर्क लड़की जुनूनी यहूदी आबादकारों के छापे के मौके पर मस्जिद अक्सा के करीब कुरान पढ़ रहे थे। इससे कबल काबिज सियोनी फौज ने मस्जिद अल-अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया। बाद यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने इस्राएली पुलिस और फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। मकामी ज़राए ने बताया कि काबिज फोर्सेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहनों में धावा बोला और जगह जगह फैल गए। इस दौरान काबिज फौज की मौजूदगी में आबादकारों ने तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। Arkadaşımızın çantasını aldı şu an. Bakın burası turist kaynıyor, görüyor musunuz? Çantamı çalıyorlar kızlar. Burası turist kaynıyor arkadaşlar. Hepsi turist. Çalıyorlar. Bizi bu insanlardan ayıran tam olarak ne? Çantam çalınıyor. Hiçbir şey yapmadı. Sadece rahmet mescidinin önünde oturdu. Gel buraya. Tuba gel buraya. Tuba çıkma. Çıkmanı istiyorlar. Çık. रूसी सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन और साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि हम शायद एक नई आलमी जंग के दहाने पर हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एलोन मस्क की जीत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। मेदवेदेव ने कहा कि बहुत से लोग एलोन मस्क का हवाला अमेरिकी सदारती इंतखाब के लिए एक नए चेहरे के तौर पर दे रहे हैं। साबिक रूसी सदर के मुताबिक वो शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन से कहीं ज़्यादा ताकत रखता है, जो अमेरिकी सदारती इंतखाबात जीत सकता है, वो अफसानवी शख्सियत एलोन मस्क है और ये वाक़यात के तसलसल में एक अहम अंसर साबित हो सकते हैं। मेदवेदेव ने खबरदार किया कि दुनिया एक नई आलमी जंग के दहाने पर पहुंच सकती है और एटमी तसादुम का इम्कान भी बढ़ रहा है।
अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनकला के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर होने वाले खुदकुश बम हमले के मुश्तबा मास्टरमाइंड को इस महीने की अवाइल में ही तालिबान ने हलाक कर दिया था। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि हमले का मास्टरमाइंड ISIS खुरासान विंग दाइश का एक अहलकार था जो एबी गेट जैसी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में बराह रास्त मुलव्विस था और अब वह हमलों की मनसूबाबंदी या ऐसी कार्रवाई करने के काबिल नहीं रहा। बता दें कि अगस्त 2021 के रोज खुदकुश हमले में काबुल के हवाई अड्डे के एबी गेट को निशाना बनाया गया था, जहां तालिबान के कंट्रोल के बाद बड़ी तादाद में लोग शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और एयरपोर्ट के आसपास लोगों का जबरदस्त हुजूम था। इस हमले में तकरीबन 170 अफगान और 13 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सऊदी अरब के लिए पैगाम दिया कि मुकम्मल सिक्योरिटी है, सिफारत खाना खोलने से वो ना हिचकिचाए। एक बयान में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि सिफारती मराकज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिफारत खानों के लिए बेहतर माहौल फराहम कर रहे हैं, सिक्योरिटी माहौल साजगार है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कोई खौफज़दा ना हो, सिफारत खाने पहले की तरह काम करें, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खाने पहले की तरह यहाँ काम करें और कौंसलर खदमात फराहम करें। ईरान में हिजाब की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब ईरान में दो मारूफ अदाकाराओं पर ख़वातीन के ज़ाब्ते लिबास की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक तेहरान में पुलिस ने कितायून रिहाई और बहराम के खिलाफ मुकदमा ईरानी अदलिया के सुपुर्द कर दिया। उन पर अवामी मकामात पर हिजाब उतारने और इंटरनेट पर तस्वीर पोस्ट करने का इल्ज़ाम है। अगर उन पर मुकदमा चलाया गया तो दोनों को जुर्माने या कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते 53 साला बहराम के बिना हिजाब की तस्वीर वायरल हुई थी और उन्होंने एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान में बग़ैर हिजाब की तस्वीरें खींची थी, जबकि 61 साला रिहाई ने तेहरान के उस इलाके में अवामी मकामात पर ली गए मुतादिद तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था। वेस्ट लीबिया के दो मुख्तलिफ शहरों में तारकीन वतन को ले जाने वाली 2 कश्तियाँ बहर रूम में डूब गईं, जिनमें कम से कम 57 अफराद हलाक हो गए। इन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, सीरिया और ट्यूनिस से बताया जा रहा है। जिंदा बच जाने वाले एक मिस्री शहरी बासिम मोहम्मद ने बताया कि गर्काब हो जाने वाली कश्तियों में से एक में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। वो मंगल के रोज़ अलसबह तकरीबन 2 बजे यूरोप के लिए रवाना हुए थे। बासिम ने मजीद बताया कि कश्ती पर सवार अफराद चिल्लाते रहे कि कश्ती डूब रही है, लेकिन उसके मालिक ने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और कश्ती को रोकने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में ईद का जश्न जारी है। ऐसे में शहरियों की खुशी उस वक्त दुगनी हो गई जब मूसलाधार बारिश और ओले गिरने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ईद के तीसरे रोज सऊदी शहरी अल नम्स में बर्फबारी के बाद इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। उसकी सड़कों, वादियों और मैदानों की खूबसूरती में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। इन मनाजिर को फोटोग्राफर्स अक्स बंद कर रहे हैं। ईद की खुशी और नौजवानों की खुशी को फिल्माया गया तो अल नम्स शहर और उसके अतराफ के देहात की खूबसूरती और निखर कर सामने आ गए। असीर के इलाके में अल सौदा पहाड़ों की चोटियां भी शदीद बर्फबारी के साथ होने वाली शदीद बारिश के बाद सफ़ेदी ने इलाके को ढांप लिया। ये चोटियां एक शानदार पेंटिंग में तब्दील हो गई हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कर्नाटक में इलेक्शन से पहले ही मानो कांग्रेस की हवा चल रही है। ऐसे में कर्नाटक के दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता सब जानती है, जिन्हें पता है कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया है, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की? बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद है, क्यों नहीं। Ma'am, do you think the BJP is sidelining Lingayat leaders in this election season? See, from what we can see, it's virtually like an insult what they are doing, and the thing is that they have not done any constructive work for Karnataka. In the last 3 years, if you look at any area, it's just gone down. Whether it's facilities, infrastructure, whatever it is, you all know how much loot has taken place. So it's time for a change. And I think people, more than listening to what politicians say and this and that, people know from their own experience. They're seeing their own experience of the governance of the BJP. Thank you. कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम मोदी से पीएम केयर फंड को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड का रुपया कहां खर्च हो रहा है। So my 4 or 5 questions through you to the Honorable Prime Minister, the ruling party, the Government of India, the PMO is: 1. Question number 1, why not disclose by simply putting every month on the website total receipts, total expenditure, name of donors and name of expenditure or recipients? Simple. Constitutional morality, decency does not require compulsion of law. Second question, why not voluntarily submit to CAG? All is well, सब कुछ चंगा है, तो CAG भी क्यों नहीं देते आप? जो कुछ थोड़ा भी संदेह है या संदिग्धता है वो भी हट जाए, पारदर्शिता आ जाए, देश आपकी शाबाशी देगा। छुपाते क्या है आप? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, उसी रूप से बिना कानून में अनिवार्य हुए और हमारे न्यायपालिका के बिना निर्णय दिए आप आरटीआई में क्यों नहीं अपने आप सबमिट करते हैं? आप तो कर ही सकते हैं, कानून के आधार पर होता है कि नहीं वो अलग बात है। पारदर्शिता, संतुलन, जवाबदेही, ये शब्द आपको बुरे लगते हैं, घबराहट और बौखलाहट पैदा करते हैं, इसलिए आप नहीं करते। चौथा, कुछ न कुछ विधायिका का सपोर्ट और सैंक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और कुछ नहीं तो किसी एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते हैं कि उसके अंतर्गत हम अधिकार क्षेत्र जताते हैं, जिसके अंतर्गत मैं इनसे 10 रुपये मांग सकता हूं, इनसे 5 रुपये मांग सकता हूं, इससे 50 रुपये मांग सकता हूं। कोई विधायिका का सैंक्शन ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। आप कानून तो छोड़िए, कानून तो ऊपर होता है, संविधान सबसे ऊपर, कानून उसके बाद नोटिफिकेशन या आदेश भी नहीं है कुछ भी। 5वां प्रश्न, इसी को आप परिवर्तित क्यों नहीं करते? स्टैट्यूटरी फाउंडेशन, जितने महा फाउंडेशन हैं, विस्तृत हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो सब स्टैट्यूटरी हैं। पीएम रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसको आप एक कानून का पोशाक कम से कम आंशिक रूप से क्यों नहीं पहनाते? नंबर 6, आज इसको कई वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों में आपने एक श्वेत पत्र भी जारी नहीं किया। आप हर मंथ तो नहीं रखते हैं, हर 6 महीने में नहीं रखते हैं, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता के आधार पर आप श्वेत पत्र तो लिख सकते हैं कि अभी तक की समरी क्या है, संक्षिप्त वर्णन क्या है इसका। नंबर 7, आपका ये रुपया कहां खर्च हो रहा है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, वैक्सीन्स में, किस प्रकार से, ये क्यों नहीं बताते आप देश को? 8, किस आधार पे ये निश्चित किया जाता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में रुपया 10 दूंगा, इसमें नहीं दूंगा, इसमें 20 दूंगा, इसमें 40 दूंगा? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, व्हाई इज इट नॉट डिस्क्लोज्ड?
if you are able to divert large sums of money for any object and activity you wish, then is it not a cruel joke on the taxpayer? Take for example CSR funds. CSR funds, the object was the development of the local area through CSR projects, that is corporate social responsibility projects. Each of these examples, private ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, मध्यम ले लीजिए, व्यापक ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, पीएम रिलीफ फंड ले लीजिए, प्रादेशिक रिलीफ फंड ले लीजिए, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड ले लीजिए, सब में कोई इम्यूनिटी जो आज आप दे रहे हैं ब्लैंकेट, वो कहां होती है? कहीं नहीं होती। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि पुलवामा, अडानी इसकाम जैसे मुल्क के संगीन और बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था, वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए के खर्च होने का दावा करते हुए कहा कि कोरोना दौर में बेहाल आवाम थी और केजरीवाल अपने सरकारी बंगले पर खर्चा कर रहे थे। केजरीवाल पर बड़ा खुलासा भारत ने किया है कि कोरोना काल में 45 करोड़ रुपए बंगले के रेनोवेशन पे खर्च किए गए थे। एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल जी की वाल पर
पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं कि उनके बस के इंतजाम करें। उन्हें चिंता बंगले की थी। ये बंगले पे आप उनका बाइट में आप सबको सुनाना चाहता हूं। ये जो बाइट उन्होंने दी है और उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं, कितने पलटू राम है, ये सोचें कि वो जो बाइट है उनकी, उस बाइट के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बंगले छोड़ रहा हूं। ये बाइट है। इसमें कह रहे हैं वो एक पॉइंट पे कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तो वो कहते हैं ना सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है, हमें तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्क्रूटिनी। ये आपने सुना होगा, कैसा चरित्र है इनका, ये देश आज देख रहा है। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पे आई थी। इसके उप मुख्यमंत्री से लेकर इस पार्टी के आधा दर्जन मंत्री जेल में हैं। कैसे केजरीवाल जी हैं, इनका चरित्र आप देख लीजिए, चाल देख लीजिए और चेहरा देख लीजिए। सीएम बनते ही सुरक्षा व्यवस्था हटाने की बात करी थी, ईमानदारी की कसमें खाई, आधा दर्जन जेल में है, बंगले की सुविधा नहीं लेंगे, मैंने आपको सुनाया, वो सारी की सारी सुविधाएं इन्होंने ले ली। अब इससे केजरीवाल जी के नाम से ईमानदारी भी शर्मिंदा हो रही है। ऐसा व्यक्ति है ये, जिसका चाल चरित्र चेहरा अब सामने आ रहा है धीरे। उधर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले में करोड़ों के रिनोवेशन के इल्जाम पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये जानते हैं कि सीएम केजरीवाल ईमानदार वजीर आला है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि मुल्क के बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। इस दौरान पवार ने महाराष्ट्र के सियासी घमासान के दरमियान कहा कि सीएम बदलने के बारे में संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है वो उनके अपने जराये से ही होगा। उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। दिल्ली के मेयर इलेक्शन में आखिरकार आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और ओबेरॉय शैली को दिल्ली का मेयर बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर तंज किया है। दिल्ली नगर निगम में दूसरी बार मेयर का चुनाव हुआ। 4 दिसंबर जब से चुनाव हुआ था, सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में विजय रही। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन खत्म हुआ, मगर 4 दिसंबर से आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती आ रही है कि मेयर तो हम बनाएंगे। कल तक भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पास है, मगर मेयर भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी। हालांकि ये सबके लिए स्पष्ट है कि उनके पास नंबर नहीं है, मगर आखिरी मौके पे उन्होंने अपनी तरफ से एक मेयर की कैंडिडेट का नामांकन कराया। सवाल हुआ क्यों कराया? इसी जगह 3 दिन पुरानी बात है, मुझसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के अंदर लगी हुई थी। पिछले मेयर से चुनाव से पहले भी वो जोड़ तोड़ में लगे रहे। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की हुकूमत पर जमकर तनकीद की। साथ ही उन्होंने चंद मीडिया इदारों को भी चैलेंज किया कि वो सच्चाई सामने लाकर दिखाएं। मैंने बोला इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे, इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोला तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा, नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। और जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है,
किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो। एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे। महंगाई का जवाब नहीं है। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा, बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा। आखिरकार है क्या इनके अंदर? मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं है आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो इनकाउंटर वाली बात है, इनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक न मिला हो तो उस चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ देना। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फोर्स की सिक्योरिटी में जुनूनी यहूदी आबादकारों ने फिर मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर की बेहुरमती। एक तुर्क लड़की को मस्जिद अक्सा से किया गया गिरफ्तार। रूस के साबिक सदर ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का जाहिर किया अंदेशा। एलोन मस्क के नए अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जीत का जाहिर किया इम्कान। ईरान में हिजाब की मुखालिफत करने वालों पर क्रैकडाउन जारी। 2 मारूफ अदाकाराओं के खिलाफ आयद की गई फर्द जुर्म मिल सकती है कैद या जुर्माने की सजा। कर्नाटक में प्रियंका गांधी का खिताब, कहा रियासत के इख्तिदार पर होगा कांग्रेस का कब्जा। कर्नाटक की आवाम जानती है कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगा अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम। शरद पवार ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि केजरीवाल एक ईमानदार सीएम है। और पुलवामा हमला, अडानी स्कैम जैसे बड़े और संगीन मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।